टीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट मैंने प्राचीन काल को शुरू कर दिया है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैदिक सभ्यता। इसमें हम आज का वीडियो देखेंगे उत्तर वैदिक काल से, यानी सामाजिक जीवन के बारे में समझेंगे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था कैसा था, तो कापी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर लीजिएगा मित्रों। इसमें सामाजिक जीवन में सबसे पहले देखेंगे परिवार। क्या देखेंगे? परिवार। परिवार में माता पिता बच्चे इत्यादि आते हैं बच्चों। इसके बाद परिवार के बाद ग्राम का विकास होता है। ग्राम में एक गांव होता है और गांव के बाद फिर विश्व होता है, विश्व के बाद जिला, और उत्तर वैदिक समाप्ति के बाद महाजनपद का विकास हो जाता है मित्रों। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। परिवार, ग्राम, विश्व, जनपद और महाजनपद यहाँ से शुरू हो जाता है लास्ट में इसके। चलिए आगे देखते हैं। ये जो परिवार था कैसा था मित्रों? पितृ प्रधान था एवं संयुक्त परिवार था। कहने का मतलब है कि परिवार एक मातृ परिवार होता है और एक पितृ परिवार होता है। पितृ परिवार का मतलब यह होता है कि इसमें पिता के घर में अधिकार होता है। जो भी पिता कहते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाता है। और मातृ परिवार का मतलब ये होता है कि मातृसत्वात्मक, यानी माता जी जो कहती है उसके अनुसार घर के कोई भी कार्य होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। पूर्व वैदिक काल का जो परिवार था कैसा था? पितृसत्तात्मक था। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा और समझेंगे। इसका राजनीतिक जीवन, जन का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या? आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था इसमें प्रचलित हुआ। जन को मैंने बताया था इसके पहले। इसमें देखें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था विस्तार ले लिया मित्रों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी वर्ण व्यवस्था था विस्तार ले लिया। यानी ब्राह्मण थे तो ये ब्राह्मण पूर्ण से हो गए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें आगे यह देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण ही रहेंगे, जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय रहेंगे, जो वैश्य थे वो वैश्य रहेंगे, और जो क्षुद्र है क्षुद्र ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जाति प्रथा के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगा। कहने का मतलब है कि जब वर्ण का उत्पत्ति इसमें हुआ तो इसके पहले तो जाति के आधार पर हुआ करता था। पूर्व वैदिक काल में जाति के आधार पर होता था, कर्म के आधार पर होता था। सही दोस्तों, जो कर्म करेंगे उसके अनुसार जाति होता था। लेकिन अब जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगा। यानी जो क्षत्रिय में जन्म लेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो वैश्य में जन्म लेगा वैश्य कहलाएगा, क्षुद्र में जन्म लेगा क्षुद्र कहेगा। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। ये आपको एग्जाम फाइट करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपके साथ मित्रों। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं आगे। गोत्र, ये क्या है मित्रों? गोत्र। गोत्र का मतलब आपको हम समझाते हैं। गोत्र का मतलब गोधन। गोधन, गोधन यानी गोधन एकत्र करना। गोत्र का मतलब क्या होता है? गोधन को एकत्र करना, यानी गौ को इकट्ठा करना। क्या कर रहे हैं इसमें? गौ को इकट्ठा करना। कहने का मतलब यह है यहाँ से समान गोत्र में क्या हुआ जी? समान गोत्र में शादी करने की व्यवस्था इसमें प्रचलित हुआ। कहने का मतलब यहाँ जो गोत्र है उसी गोत्र में शादी होगा। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आश्रम व्यवस्था। अब इसके बाद आश्रम व्यवस्था प्रचलित हो गया दोस्तों। आश्रम व्यवस्था कितना था? 4 था। कितना आश्रम व्यवस्था था? 4 था। जिसमें पहला देखेंगे ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो था 0 से 5 वर्ष, 0 से लेकर 25 वर्ष था मित्रों। आप इसे 25 कर लेंगे।
0 से लेकर 25 वर्ष था, यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें क्या होता था मित्रों? शिक्षा दिया जाता था। याद रखेंगे, इस आश्रम में मात्र शिक्षा और ज्ञान दिया जाता था बच्चों को। याद रखेंगे, चाइल्डहुड, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें क्या किया जाता था? शिक्षा दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, सेकंड देखेंगे। इसमें गृहस्थ जीवन 25 से लेकर 50 वर्ष माना गया। कब से कब तक? 25 से लेकर 50 वर्ष माना गया। और उसमें मुख्य भूमिका किसका था जी? वंश उत्पत्ति करने का। इसमें कहा गया कि वंश को उत्पत्ति करना है गृहस्थ जीवन में। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा कौन सा है मित्रों? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में देखेंगे 50 से लेकर 75 वर्ष का समय लिया गया। और इस वानप्रस्थ में क्या होता था मित्रों? संन्यास, परिवार से अलग होकर जीवन जीना पड़ता था। यानी अपने परिवार से अलग होकर जीवन जीने की परंपरा प्रारंभ हुई। आप इसे याद रखेंगे। आगे फोर्थ देख लेते हैं। ये हमारा फोर्थ है। फोर्थ हमारा आश्रम कौन सा है जी? संन्यास आश्रम। इसका 75 से लेकर 100 वर्ष माना गया है। यानी जो व्यक्ति 75 वर्ष से लेकर 75 से स्टार्ट हो जाते हैं 100 के बीच में, उनको भक्ति भजन करने में लीन हो जाने के लिए इस वर्ण व्यवस्था को शुरू किया गया। इस तरह से मैंने आपके साथ 4 वर्ण व्यवस्था पढ़ा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे, उम्र के अनुसार, एज के अनुसार याद रखेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ चल रहा है। आगे देखते हैं। शिक्षा गुरुकुल में, कहने का मतलब है, देखिए, शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दिया जाता था। उस समय जो शिक्षाएं दी जाती थी, जो ज्ञान दिया जाता था, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक जो ज्ञान दिया जाता था, यानी शैशव बाल्यावस्था के बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता था मित्रों, तो कहाँ दिया जाता था? गुरुकुल में। आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे स्त्रियों की स्थिति गिरने लगा। इसमें देखिए साथी, कहने का मतलब है कि अब इसमें स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे गिरने लगा। पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि स्त्रियों की स्थिति क्या था? विकसित हुआ था, विकास कर रहा था। यानी समिति में भाग लेती थी, सभा में भाग लेती थी, स्त्रियां भाग लिया करती थी। यानी स्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाता था, बढ़ाने का कार्य किया जाता था। लेकिन यहाँ से अब स्त्रियों की जो भी स्थिति है, दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरने लगा मित्रों। यह देखने को मिल रहा है किसमें? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आपको एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बलिया स्टडी चैनल आपको अच्छा लगता है तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। आगे दहेज प्रथा इसमें प्रचलित हो गया। क्या हुआ जी? दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, आप इस तरह से जो प्रथाएं हुआ इसमें प्रारंभ हो गया। आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। दहेज प्रथा कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ मित्रों। आगे समझेंगे। बहु विवाह, जो बहु विवाह है मित्रों, ज्यादा प्रचलित नहीं था। कहने का मतलब है कि इसमें बहु विवाह बहुत कम मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में था। थोड़ा इसमें देखें, स्त्रियों की स्थिति जो था गिरने लगा। कैसे? समिति विदत पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को भाग नहीं, इसमें महिलाओं को भाग नहीं दिया था। आपको मैंने बता दिया है, समझ गए होंगे। आगे चलिए अगला देखते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों, एतरीय है, इसको याद रखेंगे। ये क्या है? एतरीय। थोड़ा बना देते हैं हम। एतरीय ब्राह्मण में यहाँ लिखते हैं एतरीय। ओके, देखिए एतरीय ब्राह्मण में क्या कहा गया है मित्रों? जब स्त्रियों की स्थिति गिरने लगा तो उस समय एक एतरीय ब्राह्मण जो था, ग्रंथ था, इसमें लिखा गया, पुत्री समस्त दुखों का कारण बताया गया। यानी जो भी पुत्रियां थी, समस्त दुखों को कारण को बताया गया है। आप बिल्कुल यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
मैत्रेय संहिता में क्या कहा गया मित्रों? मैत्रेय संहिता जो ग्रंथ है इसमें कहा गया सूर्य यानी श्राव को, सूरा किसको कहा गया मित्रों? सॉरी, सूरा श्राव को कहा गया है। पास्ता लिखा है, सॉरी पासा है, आप इसे याद रखेंगे। ये क्या है? पासा, एक मात्रा बनाने इसमें, पासा। ओके, पासा किसको कहा गया मित्रों? जुआ को कहा गया है। ये किस में कहा गया है? मैत्रेय संहिता में कहा गया है। आप बिल्कुल याद रखें, सूरा श्राप को कहा गया है, पासा जुआ को कहा गया है। आगे देखते हैं मित्रों, मनोरंजन के साधन में लोक नृत्य, क्या जी? लोक नृत्य, संगीत, जुआ एवं युद्ध था। मित्रों, उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन क्या था? लोक नृत्य था, संगीत था, जुआ था और युद्ध कला यहाँ से प्रारंभ होता है मित्रों, याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। अब इस हम समझेंगे इस समय जो विवाह हुआ करता था, थोड़ा इस टॉपिक को समझते हैं। मनुस्मृति में क्या कहा गया मित्रों? मनुस्मृति में जो उल्लेख मिलता है इसमें कहा गया विवाह के बारे में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख हुआ है। कितने प्रकार का जी? 8 प्रकार के विवाह, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशासनीय था। कौन था जी? 4 विवाह जो है प्रशासनीय था तथा 4 विवाह निंदनीय माना गया है। 4 विवाह जो है प्रशासनीय माना गया है और 4 विवाह क्या माना गया है? निंदनीय माना गया है। आप इसे याद रखेंगे। अब थोड़ा देखते हैं प्रशासनीय विवाह में कौन कौन सा आता है मित्रों। तो ब्राह्मण, देव, ये आर्य, सॉरी ये आर्ष है। आप यहाँ थोड़ा टाइपिंग अपने से कर लेंगे, गलत टाइपिंग है। ये क्या है? आर्ष, आर्ष और प्रजापत्य, इन चारों को क्या कहा गया है मित्रों? प्रशासनीय विवाह कहा गया है। कौन कौन सा है? ब्राह्मण, देव और आर्ष तथा प्रजापति, ये 4 क्या है? प्रशासनिक विवाह है। एग्जाम फाइट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए मित्रों। चलिए अब निंदनीय विवाह को देखते हैं मित्रों। निंदनीय विवाह पहला देखेंगे गंधर्व। कौन है जी मित्रों? निंदनीय विवाह गंधर्व। आप समझ रहे हैं गंधर्व किसको बोलते हैं? आगे देखते हैं। गंधर्व, गंधर्व जो गंधर्वा ऋषि महाभारत में आप गीता में उल्लेख हुआ है, वही गंधर्व। आगे सेकंड देखते हैं असुर। असुर मतलब समझ ही रहे हैं। आगे देखते हैं पैशाच। थर्ड हमारा क्या है जी? पैशाच निंदनीय है। और फोर्थ हमारा क्या है मित्रों? राक्षस। यानी ये 4 प्रकार के जो विवाह हुआ करता था, गंधर्व का, असुर का, पैशाच का और राक्षस का, जो 4 विवाह हुआ करता था, इसे निंदनीय माना गया है। क्या माना गया है मित्रों? निंदनीय माना गया है। और किस में माना गया है? आप बिल्कुल याद रखेंगे, मनुस्मृति में माना गया है मित्रों। इस तरह से मैंने आपको सामाजिक जीवन के बारे में आपके साथ पढ़ने का कोशिश किया है मित्रों। अगर हमारा अभी इसमें हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। अभी इसमें बहुत टॉपिक है मित्रों, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन इत्यादि हम समझेंगे। लेकिन चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर हमारा बलिया स्टडी चैनल आपको अच्छा लगता है मित्रों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को जूम को एक बार शेयर करें मित्रों। तब तक चलते हैं। ओके, धन्यवाद।